हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, जनरल साइंस की जो सीरीज़ मैंने आपके लिए शुरू की थी, आज उसका पार्ट 31 है और इसमें भी हम देखेंगे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आपके कनिष्ठ सहायक के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। 5 मार्च को होने वाली कनिष्ठ सहायक की परीक्षा का पैटर्न इस बार पूरा चेंज होगा, जिसमें आपको 25 नंबर की हिंदी के साथ साथ 15 नंबर के साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन अलग से देखने को मिलेंगे। तो उसी को पूरा करने के लिए दोस्तों ये सीरीज कंटिन्यू मैं आपको दे रहा हूँ चैनल पर। वैसे पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा अन्य जो भी हमारा सिलेबस में है, उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी, उसके अलावा सामान्य अध्ययन का। केवल सामान्य विज्ञान की सीरीज लंबे समय से पेंडिंग थी। कंप्यूटर की भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, जरूर देखिएगा दोस्तों। बाकी देखिए दोस्तों, कल पटवारी की ऑफिशियल आंसर की भी आ गई थी और ऑफिशियल आंसर की आने के बाद 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आप प्रत्यावेदन कर सकते हैं। तो एक तो क्वेश्चन था कि उत्तराखंड राज्य के जो विधेयक था उस पर राष्ट्रपति के साइन कब हुए थे, वो आपका गलत दिया हुआ, इसमें 1 अगस्त दिया, उस पर प्रत्यावेदन लग सकता है। एचडीजी रैंक वाले में भी प्रत्यावेदन लग सकता है क्योंकि उत्तराखंड संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर था उस रैंकिंग में। ठीक है, अब ऐसा तो काउंट नहीं होगा कि 7वें नंबर पे, संयुक्त रूप से हम तीसरे नंबर पे देखेंगे क्योंकि जो रेटिंग पॉइंट थे फाइनल वो स्टेट्स के एक समान दिख रहे थे। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है, अभी मुझे याद नहीं आ रहे। प्रत्यावेदन जरूर लगाएं क्योंकि एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। और इस आंसर की के आने के बाद दोस्तों ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ, बस 2-3 क्वेश्चनों में जो हमारी आंसर की मैंने आपको दी थी और उसके इतर बस 2-3 क्वेश्चनों में आयोग ने अपने आंसर अलग दिए हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि जो कट ऑफ मैं आपको पहले भी बोला था, बस वही कट ऑफ आपका 70-72 जो लोग हैं वो सेफ हैं, मान के चले। तो आप उम्मीद रखें और फिजिकल की तैयारी में संलग्न रहे। और ऐसा ही कनिष्ठ सहायक के पेपर में भी होगा दोस्तों। कोशिश करना कि 70+ स्कोर करें जनरल कैंडिडेट्स, मेल फीमेल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जरूरी है, कोई भी कैटेगरी में ये नहीं बोलूँगा। आप लोगों को हमेशा श्योरिटी के लिए यहाँ पे कोशिश करना चाहिए किसी भी एग्जाम में कि 70 से 75 का मार्क आप अचीव करें, वहाँ पे आप बने रहते हैं फिर एग्जाम में। तो चलिए आज देखेंगे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का पार्ट 31। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो इनमें से कौन सा देखिए आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसमें मैक्सिमम एनर्जी देखने को मिलती है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एक्स रेज होते हैं। ठीक है, तो एक्स रे दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा हमको ऊर्जा देखने को मिलेगी, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से किसका आविष्कार विल्हेम रॉन्टेजन ने किया था? तो देखिए डब्ल्यू रॉन्टेजन ने यहाँ पे खोज की थी ऑप्शन बी, एक्सरे मशीन की। ठीक है, तो देखिए एक्सरे मशीन की खोज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट खोज थी दोस्तों, आपका बोल सकते हैं कि जो मेडिकल साइंस है उसमें, क्योंकि उससे सब चीज़ें हमको क्लियर हो पाए, जैसे हड्डी का स्कैन करना है, अदर चीज़ें हैं, तो एक्सरे मशीन से ही संभव हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी विल्हेम रॉन्टेजन ना देखिए, वो डब्ल्यू रॉन्टेजन दे देता है शॉर्ट में, तो आपको याद रखना है, एक ही बात है, एक ही नेम है। अगला क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ए सेमीकंडक्टर? इनमें से कौन सा एक सेमीकंडक्टर है, यानी कि अर्धचालक? तो देखिए अर्धचालक दिए गए विकल्पों में हो जाएगा दोस्तों। एल्यूमिनियम तो चालक होता है, कंडक्टर होता है, चांदी भी होता है, सीसा कुचालक होता है और सिलिकॉन अर्धचालक होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अर्धचालक क्या होता है, कई बार हमने साइंस में पढ़ा है दोस्तों। अर्धचालक ऐसे पदार्थ हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक और अचालक पदार्थ के बीच में होती है, ये बीच में होते हैं, ना तो इसमें फुल कंडक्टर का काम करता है, ना कि बिल्कुल ही कुचालक होता है, बीच का होता है। ठीक है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सेलेनियम हो गया, ये सभी क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं, ध्यान रखेंगे। और अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर हमेशा बढ़ती है और ताप घटाने पर घटती है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामान्य परिस्थिति में पत्तों के सरसराहट का डेसिमल स्तर प्रदर्शित करता है? तो देखिए जो पत्ते होते हैं ना, रात में आपने सुना होगा कभी, वैसे तो नहीं सुनाई देता घर के अंदर, लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे गार्डन में या कहीं पे भी पेड़ के नीचे बैठेंगे शाम को, तो पत्ते जब सरसराहट करते हैं, वो कान, हमारा कान भी सुन पाता है उसको। तो वो जो कान सुन लेता है, तो इसका मतलब डेसिबल जो होता है उसका ध्वनि का कितना है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होना चाहिए 20 डेसिबल। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 20 डेसिबल, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो इनमें से सबसे अधिकतम वेग दिए गए विकल्पों में हो जाएगा दोस्तों, नो डाउट, लाइट का जो वेग होता है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग, आप सभी को पता है दोस्तों, प्रकाश का जो वेग होता है ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कहीं कहीं। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है?
तो ये तो भाई बहुत बारी क्वेश्चन बनता था पूर्व में भी। साउंड विल हैव हाईएस्ट वेलोसिटी इन, तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन डी, इस्पात या स्टील में होती है ध्वनि की अधिकतम चाल। ठीक है, ध्वनि की जो मैक्सिमम चाल होगी किसी भी ठोस में होगी, ठोस पदार्थ, और ठोस पदार्थ में स्पेशली स्टील में। इसके बाद देखिए ध्वनि की जो चाल होती है फिर वायु में, और उसके बाद जल में। ध्यान रखना, निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य हो जाएगी, क्योंकि ध्वनि को एक माध्यम चाहिए। निर्वात में ध्वनि क्या होता है, गति नहीं करती, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वैक्यूम होगा तो ध्वनि पास ही नहीं होगी, लेकिन निर्वात में प्रकाश चलता है। प्रकाश सबसे तेज निर्वात में चलता है, जबकि ध्वनि सबसे तेज ठोस माध्यम यानी कि इस्पात में चलती है। अगला क्वेश्चन है, मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? तो मीथेन कहाँ से एमिटेड होती है? दिए गए विकल्पों से के हिसाब से आपने बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, देखिए केवल धान के खेतों से, दीमक की बोम्बी से। तो मीथेन निकलते भाई धान के खेतों से, दीमक की बोम्बी से, कोयले के खदानों से, बहुत जगह से हमको मीथेन गैस, गोबर गैस संयंत्र से भी मीथेन निकलती है जो यूज के लिए बनाया जाता है गाँव में। तो इन सभी से मीथेन की उत्पत्ति होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। मीथेन जो होती है दोस्तों, मीथेन गैस का वैश्विक ताप में कई बार क्वेश्चन भी बनता है कि बहुत अहम योगदान है, जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हो रहा है ना, इसमें भी मीथेन का उत्सर्जन काफी ज्यादा है। और एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, देखिए जब जानवर खाना खा लेते हैं, आपने देखा होगा हमारे गाय भैंस, मैं अमूमन गाँव जाता हूँ देखता हूँ, जब भी हमारी गाय या भैंस खाना खा लेता है, घास खा लेता है, उसके बाद भी अपना मुंह चलाकर मुंह से झाग निकलता है उसके, और उस प्रक्रिया को कहा जाता है जुगाली करना। ठीक है, जब पशु जुगाली करता है तो जुगाली करने के दरमियान भी पशु के मुंह से मीथेन गैस निकलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि पशुओं की जुगाली करने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो मीथेन इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए हरित ग्रह प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। देखिए ग्लोबल वार्मिंग को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है या वैश्विक तापन कहा जाता है दोस्तों। और इसमें होता है कि वायुमंडल में जो कुछ उपस्थित गैसें होती हैं, मीना का जलवा ओ मैं आपको बता चुका था। ठीक है, मीथेन हो गई, जलवाष्प हो गए, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, और इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है कि वायुमंडल का जो तापमान है हमारा वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, यानी कि वातावरण का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, जिसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है हमारे ग्लेशियर पे। और इससे क्या होता है कि वातावरण का तापमान वृद्धि हो जाता है, और धीरे धीरे अगर तापमान वृद्धि होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा तापमान, असहनीय तापमान भी बाहर का हो सकता है। ठीक है, तो वैश्विक ताप में वृद्धि को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो नेचुरल गैस का मुख्य भाग पूछा जा रहा है इसमें। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, कल हमने बात की थी जो सिलेंडर की गैस होती है उसका मेन अवयव क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ठीक है, सिलेंडर की गैस में ब्यूटेन होता है, और एथिल मर्कैप्टन उसमें मिलाया जाता है, किसके लिए? स्मेल के लिए, बताया था ना। अब यहाँ पे बोल रहा है प्राकृतिक गैस, जो नेचुरल गैस होती है इसका मुख्य भाग होता है, इसमें आपका मीथेन होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मीथेन होता है इसमें। मीथेन का फॉर्मूला पूछ लेता है कई बार, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है भाई CH4, अच्छे से याद रखिएगा। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, मैं कल भी बता चुका था। ग्रेफीन क्या होता है? ग्रेफीन कई बार आपने नाम सुना होगा दोस्तों, ग्रेफीन। तो ग्रेफीन कार्बन का एक नैनो पार्टिकल होता है, देखा जाए तो, यार प्रतिरूप बोलेंगे, पार्टिकल तो नहीं बोलेंगे, प्रतिरूप बोलेंगे। तो ग्रेफीन जो है कार्बन का नैनो रूप है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ग्रेफीन जो है दिए गए विकल्पों के हिसाब से इसमें राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ऐसे हीरा पूछ लेता है, हीरा भी जो होता है कार्बन का अपर रूप होता है, और ग्रेफाइट जो होता है ये भी कार्बन से ही बना होता है। ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है ना, ग्रेफाइट होता है वो। तो ध्यान रखेंगे, कार्बन का जो सबसे कोमल अपर रूप है वो ग्रेफाइट होता है, पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट टूट जाती है। और कार्बन का सबसे कठोर जो अपर रूप होता है वो हीरा होता है। आपने देखा होगा ना, हीरा बहुत कठोर होता है। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कई बार एग्जाम में बनते हैं अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट देखिए, धुआं आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजित से बना होता है? यानी कि धुएं में क्या चीज़ होती है, देखा होगा ना आपने गांव घरों में, जब भी हम जाते हैं या कहीं बोन फायर में बैठते हैं तो आंखों में धुआं लगने की वजह से जलन महसूस होती है। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न यह होता है, धुएं में होता है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है इसमें। ठीक है, पैराक्सीटाइल नाइट्रेट होता है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है कि डीएनए की खोज किसने की। डीएनए की जो द्विकुंडलीय संरचना थी, ये आपका सीधे बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे वॉटसन और क्रिक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वॉटसन और क्रिक ने ही 1953 में इस द्विकुंडलित संरचना की खोज की थी। ठीक है, 1953 में द्विकुंडलित। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, डीएनए का फुल फॉर्म पूछ लेता है कहीं भी, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और
इनको इसके लिए आपका नोबेल प्राइज भी मिला था, वॉटसन और क्रिक को, ध्यान रखेंगे। चलिए ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए देखिए जीन के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो ये भी हम कई बार पढ़ चुके हैं दोस्तों। जो भी हमारे खट्टे फल होते हैं, नींबू वंशीय फल होते हैं, उसके साथ साथ आंवला जो होता है, आंवला सबसे प्रचुर मात्रा में आंवले में क्या होता है, विटामिन सी होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो विटामिन सी जो है आंवले में पाया जाता है। इसके अलावा नींबू और मौसमी, जो भी आपके खट्टे फल होते हैं उनमें मिलता है। विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं है पूछ रहा है, फिर से आपको ध्यान से देखना है, नहीं है पूछ रहा है इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, देखिए रेनेटिंग। रेनेटिंग जो है पनीर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। रेनेटिंग जो है मेथड, ये पनीर के लिए यूज होता है, बिल्कुल सही है। जैव प्रौद्योगिकी प्लाजिड्स, ठीक है, ये भी सही है। जैव प्रौद्योगिकी में दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज किया जाता है। और गोल्डन चावल में विटामिन ए मिलता है, बिल्कुल सही है। ओजोन परत, ट्रोपोस्फीयर, ये गलत हो जाएगा भाई। ओजोन परत जो होती है ये सिचुएटेड होती है कहाँ पे, आपका स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, समताप मंडल में। यानी कि ऑप्शन डी इसमें सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? तो दिए गए जो विकल्प है इनमें से बताना है आपने, कीट से हमको क्या नहीं मिलता। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, सिल्क जो होता है ये कीट से ही हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। हनी जो होता है कीट से ही मिलता है, मधुमक्खी बनाती है। लाख जो होता है, लाख का भी कीट होता है। मोती जो होता है दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पे जो हो जाएगा, मोती आपका ये कीट से प्राप्त नहीं होता। मोती जो होता है ना, मोलस्का संघ का जो जीव होता है, मोलस्का संघ का, समुद्र में बनता है ना मोती, आपने देखा होगा। तो मोलस्का संघ का जीव होता है, इसके द्वारा बनता है, ठीक है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो मोती जो होता है ना, क्रिस्टली रूप में जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है देखा जाए तो। बाकी रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है, आपने देखा होगा, मलबेरी बोलते हैं जिसको, मलबेरी के पौधे पे होता है वो। ऐसे ही आपका जो हमारा लाख का होता है, इसका भी कीट होता है, लाख और शहद का, ठीक है। पर्ल लेकिन मोलस्का संघ के एक जो हमारा जीव होता है उसके द्वारा बनता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर बताना है आपने, एन एग्जाम्पल ऑफ आपका एंथ्रोपोजेनिक बायोम जो होता है, कौन सा है इनमें से? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको। तो मानव जनित जीवों, ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी का क्वेश्चन है, कभी कभी साइंस में भी ऐड हो जाते हैं स्टैटिक तौर पे, ठीक है। तो वैसे तो ये आपका इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम का क्वेश्चन है। तो मानव जनित जीवों का एक एग्जाम्पल दिए गए विकल्पों में हो जाएगा आपका, जल तंत्र तो नहीं होगा क्योंकि ये नेचुरल है, घास का मैदान भी नेचुरल है, वर्षावन भी नेचुरल है, फसली भूमि जो हो जाएगी क्रॉपलैंड, ये हो जाएगा आपका एंथ्रोपोजेनिक बायोम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि फसली भूमि मानव के द्वारा ही यहाँ पर तैयार की जाती है, ठीक है। बाकी सभी नेचुरल जीवों में। आगे बढ़ेंगे, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे ये ऑब्जर्व किया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 22 मई को, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 22 मई को, ध्यान रखेंगे। जैव विविधता दोस्तों आपका जो था ना, जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है, आपको पता ही है, अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है, और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अच्छे से याद रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट है देखिए, वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप निम्न में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? ग्लोबल वार्मिंग के जो दोस्तों इम्पैक्ट हैं, जो रिजल्ट है वो आपको दिखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमको चक्रवातों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तूफानों की ज़्यादा उत्पत्ति हो रही है, बवंडरों की उत्पत्ति भी हो रही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये सभी चीज़ें हो रही है। सूखा पड़ना भी ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों, समय पे बारिश ना होना, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने से समुद्र का जल स्तर बढ़ना, ग्लेशियरों का बहुत तेज़ी से पिघलना, नदियों का जल स्तर कम होना, ये सभी इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग के। और इसका एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, ठीक है। पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पाता, इतने कॉप सम्मेलन हो रहे हैं, कितने प्रोटोकॉल हो गए हैं पर्यावरण को लेकर, कितने एक्टिविस्ट यहाँ पे दुनिया में लगे पड़े हैं, उसके बावजूद कोई भी सरकार पर्यावरण के प्रति उतनी ज़्यादा गंभीर नहीं है। लेकिन ये बहुत मुश्किल समय होगा दोस्तों, आज से देखना 30-40 साल बाद कैसा होता है, आप देख लेंगे खुद ही। बहुत मुश्किल होगा कि हम घर से बाहर निकल पाएँ। निम्न में से कौन सा स्ववासन संरक्षण नीति का उदाहरण नहीं है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पीसीएस प्री में बनते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको समझा देता हूँ। इन सीटू पूछ रहा है इसमें, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। देखिए दोस्तों, हम नेशनल पार्क की हमेशा बात करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान दो प्रकार से, या जो भी उद्यान होता है दो प्रकार से वहाँ पे
उसकी कार्यप्रणाली होती है दोस्तों। एक होता है वहाँ पे एक्स सीटू कंजर्वेशन, दूसरा होता है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, जहाँ पर केवल वहाँ की लोकल प्रजाति को ही संरक्षित किया गया हो, दैट इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन डिफाइन कि जो कोई बाहर की प्रजाति, जैसे कि हम अभी नामीबिया से कुछ चीते लाए थे, नामीबिया के चीतों को हमारे भारत के किसी पार्क में डाला गया, ठीक है, और अब देखिए जो चीते वहां पर आए ना, चीतों का उस पार्क में जो रख रखाव होगा वो एक्स सीटू के हिसाब से होगा, वो एक्स सीटू है, यानी कि पौधे की हो या किसी पशु विशेष की भी हो, कोई भी प्रजाति किसी पार्क में अगर बाहर से लाई जाती है, किसी भी संरक्षित क्षेत्र में बाहर से लाई जाती है, तो उसको एक्स सीटू कहा जाता है। और वहीं पे अगर वो नेचुरली निवास करती है या वहीं पे पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड इन सीटू। बस ये समझ लेना। अब ये बता रहा है इनमें से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा स्ववासन संरक्षण नीति का उदाहरण नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, तो राइट आंसर जाएगा इसका जैवमंडल तो होगा, बायोस्फीयर रिजर्व होगा, नेशनल पार्क भी होगा, सैक्रेड ग्रोव्स भी होगा। वानस्पतिक बाग जो होगा दोस्तों, बॉटनिकल गार्डन, दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन, क्योंकि वनस्पतिक बाग में आपको बहुत सी चीजें दिखेंगी, ठीक है। तो बता चुका हूं दोस्तों, जीव जंतु और वनस्पति का जो प्राकृतिक आवास में संरक्षण होता है उसी को आपका क्या कहा जाता है, इन सीटू कंजर्वेशन। और उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर उनको दूसरी जगह डाला जाता है तो वो कहलाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम आई थिंक उत्तराखंड पीसीएस में भी कभी प्री में क्वेश्चन बना था यहाँ से। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, बताइए इनमें से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। थोड़ा आपको देखिए साइंस वगैरह, पर्यावरण वगैरह पढ़नी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट देखिए, वायु में जो वायु से संबंधित चीज़ें हैं जो पॉल्यूशन पैदा करती है ना, वो तो आ जाती है आपकी प्राइमरी पॉल्यूशन में, ठीक है, पॉल्यूटेंट बोलेंगे। लेकिन देखिए वायु में जब कोई भी एलिमेंट, यानी कि जैसे कि सल्फर हो गया और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वगैरह हो गए, ठीक है, तो इन सभी का जब वायु में मिलन होता है ना, वहाँ पे बनता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही उत्तर है स्मॉग। स्मॉग शब्द में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों क्या क्या मिलकर बना देंगे, स्मॉग शब्द मेंशन करता है स्मोक प्लस फोग, ठीक है, स्मोक प्लस फोग, यानी कि धुआं और कोहरे से मिलकर जो एक पूरा वातावरण में बनता है ना अलग सी धुंध टाइप की, वो कहलाते हैं स्मॉग, एंड स्मॉग है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। दिल्ली में ज़्यादा स्मॉग ही देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बस ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों आज जनरल साइंस के। देखिए दोस्तों, बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा था कि आजकल जो रात में लाइव क्लास आती थी जिसमें आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट वगैरह दिया जाता था और अन्य क्लासेज होती थी, वो नहीं आ रही। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। एक्चुअली आजकल मैं उत्तराखंड से कहीं बाहर हूँ अपने कुछ व्यक्तिगत कार्यों की वजह से, इसीलिए दोस्तों लाइव क्लास का शेड्यूल नहीं हो पा रहा, ठीक है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल करवा पाऊँ, साइंस की क्लास है या अन्य कोई भी क्लास, और कोशिश करूंगा कि आपको एक करंट की क्लास भी मैं करवा दूँ एग्जाम से पहले, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक के, ठीक है। और बाकी दोस्तों आज से देखिए हमारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम है 5 मार्च वाला कनिष्ठ सहायक का, नए पैटर्न पे टेस्ट सीरीज भी शुरू हो गई। आज पहला टेस्ट था और ये टेस्ट सीरीज अभी भी आप इनरोल कर सकते हैं दोस्तों, अभी 25 फेब तक इसको ओपन रखा जाएगा। तो जो भी लोग इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 प्रैक्टिस सेट इसमें आपको मिलेंगे और लेटेस्ट पैटर्न पे आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने इनमें इनरोल करना है और अभी तक नहीं किया, आप नए स्टूडेंट हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एप्लीकेशन का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उस पर एज अ स्टूडेंट रजिस्टर कीजिए। उसके बाद स्टोर में आपको एक कोर्स मिल जाएगा, काफ़ी नॉमिनल प्राइस में, मात्र 49 रुपीज़ के 10 प्रैक्टिस सेट है, तो आप आसानी से इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप जरूर इन प्रैक्टिस सेटों को लगाइए, पुराने पेपर ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। उसके अलावा दोस्तों मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट जितने ज़्यादा लगाएंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होती है। बाकी दोस्तों हमेशा खुद पे भरोसा रखें, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही होता है ना, अपना आत्मविश्वास ही इंसान को सबसे बड़े मुकाम तक ले जाता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसके अलावा कुछ भी दुनिया में सत्य मुझे नहीं लगता। आपका आत्मविश्वास और आपका सोचने का नजरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी सक्सेस के लिए। गवर्नमेंट जॉब मात्र एक संयोग है आपके जीवन को सर्वाइव करने के लिए, एक लंबी सिक्योरिटी देने के लिए, लेकिन हर किसी का जीवन में एक अलग मुकाम होता है, हर किसी का एक व्यक्तित्व अलग होता है। बट आपकी आकांक्षाएं और आपकी जो महत्वाकांक्षाएं, आपके जो भी लक्ष्य, गोल्स हैं, वो केवल और केवल एक ही चीज़ से यहाँ पे पाए जा सकते हैं, वो होता है आत्मविश्वास के साथ मेहनत होती है। जो आत्मविश्वास की कमी हमेशा आपको पीछे कर देगी, इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें दोस्तों कि आप इसको कर सकते हैं। अगर आप एक एग्जाम में फेल हो रहे हैं, 2 में हो रहे हैं, 3 में हो रहे हैं, यकीन मानिए
आप उन एग्जाम में फेल होकर उन पे चढ़ कर आगे जा रहे हैं और लास्ट एक जो अगला एग्जाम आएगा उस पे आप चोटी पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि असफलता ही सफलता का पहला कदम होता है। ये बहुत से विद्वानों ने बोला और वाकई में ये एक शानदार अनुभव होता है। मैं भी खुद रियलाइज करता हूँ इसको, और आप जब इस चीज़ को जानेंगे तो फिर आप भी बहुत प्रसन्नचित रहेंगे अंदर से। ठीक है, तो कभी भी देखिए निराश भाव न लाएं और हमेशा मेहनत करके आगे बढ़ने का सोचते रहें। बाकी दोस्तों अपने जीवन में यार कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। अपने घर के आसपास और जहाँ भी घूमने वगैरह जाते हैं उस पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मैं आपको मिलूंगा। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी करना। जय हिंद, जय देवभूमि।